नेक्स्ट में जो हमारे पास टॉपिक आता है वो डी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, ठीक है। प्रिपेयर बाय, जब इसको कूलिंग इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में हम करेंगे यानी कि क्वांटिटी बेस पे करेंगे, तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं और जो नाइट्रिक ऑक्साइड हैं उनको जब आप कूलिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास फॉर्मेशन होगी वो N2O3 की फॉर्म में हो जाएगी। यहाँ पे जब NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो आपके पास है वो NO2 के साथ जब करेगा तो N2O3 आपके पास बनेगा यहाँ से, और इनके बीच में क्या होगी, इक्विलिब्रियम प्रोसेस होगी। इक्विलिब्रियम प्रोसेस के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि इसके अंदर जो फॉर्मेशन यानी कि जो किस तरीके से क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम के अंदर क्वांटिटी कम होनी चाहिए, सिस्टम आपके पास क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मैं एज ए रिमाइंडर में यहाँ पे डाल देता हूँ, सिस्टम क्लोज, क्वांटिटी लेस, टेम्परेचर कांस्टेंट, सिस्टम क्लोज हो गया, क्वांटिटी आपके पास लेस हो गई, प्रोसेस यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्ट टाइम के लिए प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद आपको किस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर रिएक्शन जो होगी वो फास्ट होगी। जो फर्स्ट स्टेप रहेगा फॉरवर्ड, सेकंड स्टेप बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इन कुछ फैक्टर्स का, कुछ बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है जो स्पेशली काम करेंगे इक्विलिब्रियम सेक्टर के अंदर। देखो सिस्टम क्लोज चाहिए क्योंकि सिस्टम के बिना आप ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। क्वांटिटी लेस होनी चाहिए, ज़्यादा क्वांटिटी आप लगाओगे तो ये सारा सिस्टम यानी कि हीट एनर्जी पे कन्वर्ट करना स्टार्ट कर जाएगा। हीट एनर्जी बेस पे इक्विलिब्रियम प्रोसेस करना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, ठीक है। टेम्परेचर वहाँ पे आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यदि टेम्परेचर आप ज़्यादा इंक्रीज करना स्टार्ट कर दोगे तो रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि वो जो हमारा हीट लगता है, जो एक्सटर्नल एनर्जी हम वहाँ पे लगाते हैं, वो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट हो जाती है, यानी कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कर देता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं करता। रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कब बढ़ता है, हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन तब बढ़ेगा तब आपका जो कैटलिस्ट होगा, आपकी हीट होगी, आपकी एंथैल्पीज होंगी, जब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। यदि वो एंथैल्पीज का वर्क करोगे बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर तो वो मूव नहीं कर पाएंगी, वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देती हैं, स्लो कर देती हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर पॉइंट मैं बना देता हूं यहां पे, इफ कैटलिस्ट हीट एंड एंथैल्पीज, इन सभी जब आपकी क्या करेंगी, रिएक्ट या वर्क एज ए फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन rate of reaction fast and work opposite direction, so reaction will be slow। यदि वो ये सारी चीजें आप टैली कर रहे हो, इनके बेस पे काम कर रहे हो, सिर्फ हम एक चीज पे काम करना बंद कर दें कि एंथैल्पीज के और कैटलिस्ट को देखना बंद कर दें, यदि आप इनका भी गलती करोगे इक्विलिब्रियम प्रोसेस के अंदर तो उसका इफेक्ट भी आपको रेट ऑफ रिएक्शन को देखने को मिलेगा। कहीं पे आपका रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, कहीं पे आपकी इक्विलिब्रियम की रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो स्लो और फास्ट होने का जो सबसे बड़ा रीजन यहाँ निकल के आता है वो यही निकल के आता है
कुछ केसेस में आपके जो कैटलिस्ट होते हैं वो फॉरवर्ड में काम करते हैं, कुछ केसेस में कैटलिस्ट क्या हो जाती है, बैकवर्ड में। जब जब आपकी कैटलिस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट करेगी तो उस कंडीशन पे आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कर जाएगा भाई, स्लो कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन स्लो करता है तो वहां से हमें एक बात का सीधा सीधा हमें पता चल जाता है कि हमारा जो इंथैल्पीज लग रही थी, हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे जो काम कर रहा था, जो हमारे कैटलिस्ट काम कर रही थी, वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था, ना कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा था। क्योंकि फॉरवर्ड में करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएंगे। और जो इस तरीके की रिएक्शन होती है, जब तक टेम्परेचर प्रेशर दैट विल बी कांस्टेंट, तो रिएक्शन कंटिन्यू करेगी। और इसको आप लाइफ टाइम फॉलो करा सकते हो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम रिएक्शन दैट इज एक ही लाइफ टाइम पीरियड में वर्क करती है जब तक आपका टेम्परेचर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट। जैसे जैसे टेम्परेचर प्रेशर को आप धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट करेंगे या उसके बीच में चेंज आना स्टार्ट होगा, तो जो एक रेशियो होगा आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वो जैसे डिस्टर्ब होना स्टार्ट होगा तो रिएक्शन भी साथ में डिस्टर्ब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप स्पेशली इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब आप इनकी रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा, और ये सॉल्यूशन थोड़ा सा यानी कि ब्लू कलर फॉर्म में के अंदर प्रेजेंट होगा, NO आपके पास कलरलेस फॉर्म में होगा, और NO2 यहाँ पे क्या होगा, ब्राउन कलर शो करेगा यहाँ से, ठीक है। कलर शो करते हैं, कलर शो नहीं करते कुछ कंपाउंड्स, उनका आप लोगों को पता है कि अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे सबसे बड़ा हमारे पास रीजन होते हैं, यानी कि कलर शो ना करने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, हमारे अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्टेट हमारा अनकंप्लीट है वहाँ पे। नाइट्रोजन वाले केस में बात करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि नेक्स्ट हमारा जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, NO2, इट इज प्रिपेयर बाय हीट, जब इसको हीट करते हो, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लेड नाइट्रेट की बेस पे, और वेसल आपका कैसा होना चाहिए, स्टील का होना चाहिए, ठीक है, यानी कि कोटिंग ऐसी होनी चाहिए जो हाईली यानी कि जल्दी से ऑक्साइड में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। तो वहां पे हम NO2O4 को जब इक्विलिब्रियम प्रोसेस में यूज करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा NO2 के अंदर। NO2 दो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और जब लेड की प्रेजेंस में अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब आप इसको हीट करेंगे, नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, तो किस फॉर्म में करेंगे, लेड नाइट्रेट को स्टील वेसल के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये नाइट्रेट आपके पास होगा, इसका स्टील के साथ आप रिएक्ट कराएंगे, सॉरी लेड के साथ रिएक्ट कराएंगे स्टील वेसल के अंदर, यानी कि स्टील ऐसा वैक्यूम बनाना है जो स्टील का बनाओ और क्लोज सिस्टम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रोसेस काम कर रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लेड ऑक्साइड बनेंगे और यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएंगे, और डाइऑक्साइड यहाँ पे अलग से कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद भाई आपके पास जो NO2 यानी कि जब N2O4 को जो आपने कन्वर्ट किया था तो ये डाइमोलिक्यूल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे NO2 बन गया था। NO2 को जब आप क्या करेंगे, कूल यानी कि ठंडा कर देंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा N2O4 के अंदर, और जब उसका टेम्परेचर आप राइज अप कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, तो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NO2 के अंदर, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज, तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आप लोगों के N2O4 एंड टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है। तो आप लोगों को क्या मिलेगा, NO2, ठीक है। ये सिर्फ क्या होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे आप लोग क्या दिखाई देगा, आप लोगों को ये पता चलेगा यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ये भाई आपके यहाँ पे इक्विलिब्रियम बेस पे ये काम कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा लास्ट ऑक्साइड आता है N2O5, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा नाइट्रोजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट ऑक्साइड है अपना N2O5, ठीक है। जब इसका प्रिपेयर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड द फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड की बेस पे, मोस्टली जितने भी हमने प्रिपरेशन ऑक्साइड वाले आपने देखे होंगे, ऑलरेडी हमने जितने ऑक्साइड की प्रिपरेशन की है वो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में की है, अमोनियम की प्रेजेंस में की है। अमोनियम को जो आपने हीट किया है, जब आपने उसके बेस पे टेम्परेचर रिलीज करना स्टार्ट किया है, तो वो डिफरेंट ऑक्साइड में टूटना स्टार्ट हुआ है। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि अमोनियम यानी कि हमने रिएक्टेंट में सल्फेट डाला तो प्रोडक्ट में आपके पास सल्फेट निकल रहा है, अमोनियम यानी कि ऑक्साइड बनने के बाद में। उसी प्रकार यहाँ पे भी हम जो रिएक्शन कर रहे हैं वो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में ही कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में या पेंटेन ऑक्साइड यानी कि जो आपके पास फास्फोरस पेंटेन ऑक्साइड जो आपके पास है, उसके बेस में जो आप रिएक्शन कराओगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आपका
ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन का N2O5 ऑक्साइड आपको यहाँ पे प्रेजेंस फॉर्म में मिलेंगे, एंड देन कुछ आपके पास फॉस्फेट वगैरह यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट करता है भाई N2O5 ऑलरेडी कलरलेस फॉर्म में होगा। सॉलिड के भी हमने इसकी दो प्रॉपर्टी देखी थी। ठीक है, जिस केस में यानी कि दो कंडीशन पे ये आयनाइज के अंदर था, तो उस केस में क्या हो रहा था, अपने आप को ये सॉलिड फॉर्म में स्टेबल करा था। एक तो NO2 पॉजिटिव फॉर्म में था और एक NO3 नेगेटिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट था। फिर ये कह रहा है कि भाई ये कलरलेस होगा कि सॉलिड फॉर्म में जब तक आपका टेम्परेचर क्या रहेगा 273 केल्विन से नीचे रहेगा, यानी कि 273 अप्रोक्स कितना 0 डिग्री सेल्सियस से आप टेम्परेचर नीचे रखोगे तो ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, और उसमें उस कंडीशन पे ये जो एग्जिस्ट करेगा तो ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, देखो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑलरेडी गैस है, ऑक्सीजन ऑलरेडी गैस है। जब ये एटमॉस्फेयर में आप लोगों के पास ऑलरेडी आपको पता है कि गैस फॉर्म में दोनों चीजें गैसी हैं, तो दोनों एग्जिस्ट भी गैस फॉर्म में ही करेंगे। बट यदि आप टेम्परेचर 273 से नीचे लेके जाओगे तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा, कलरलेस रहेगा ये। ठीक है, और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म के अंदर। बट जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को राइज अप यानी कि इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा हूं, भले वो रूम टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से इंक्रीज कर रहा हूं, मेरे इंटरनल टेम्परेचर या मेरी कैटलिस्ट की का कोई इफेक्ट ना भी आ रहा हूं, फिर भी क्या करेगा, ये अपनी स्टेट को धीरे धीरे चेंज करना स्टार्ट कर देगा। अब वो कैसे होगा, जब N2O5 को जब थोड़ा सा हीट यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट होगा तो ये NO2 और O2 फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने के अंदर का एक हमें इफेक्ट और देखने को मिलेगा कि इसका जो कलर है, इसका जो आपके पास कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज, और चेंज होने के साथ साथ वो कलर जो होगा वो क्या सा कलर हो जाएगा, येलो कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि N2O5 एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, एंड ऑक्सीडाइजिंग ये कहां तक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे, यानी कि जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट हैं मोस्टली जब आपकी वैलेंसी +5 यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब तक +5 फॉलो करते रहेंगे, +5 फॉलो करेंगे तो उतने ज्यादा क्या होंगे, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और N2O5 तो एक मतलब ऐसा नाइट्रोजन का ऑक्साइड कंपाउंड है कि कुछ प्रिपरेशन में भी इसका एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, क्योंकि अपने आप में क्या हुआ, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जहां पे हमें मोस्टली टेम्परेचर मेंटेन करना होता है या जहां पे हमें कुछ प्यूरिफिकेशन को ड्राई करना होता है, वहां पे हम N2O5 का हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं। इसके बाद जो हाईली कैटलिस्ट यूज करते हो वो वेनेडियम होता है। V2O5 का भी आप मोस्टली क्या कर सकते हो, एज ए ऑक्सीडाइजिंग V2O5 भी क्या है, एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी अपने आप में क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका सबसे ज्यादा यूज मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन करने के लिए किया जाता है, तो उसी फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। आयोडीन I2O5 उसका भी क्या होता है, उसी फॉर्म में इसका यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो नाइट्रिक एसिड वाला आता है। अब वो स्टार्ट करेंगे, नाइट्रिक प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड।